ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में दैट इज़ इन पार्ट 1 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक चालू किया था, राइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट ना। एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन किस फॉर्म का? इस फॉर्म का, ax² प्लस bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का, राइट। उसके बाद हमने फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, दो तरह के पॉलिनोमियल्स, दैट इज रियल पॉलिनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, और फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 2, मतलब कि इसके दो रूट्स होंगे, राइट। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है कि जो वेरिएबल्स होंगे दैट वेरिएबल शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड रैशनल्स। जो इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, अगर x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इज अ वेरिएबल, अगर t के फॉर्म में है तो t इज अ वेरिएबल, अगर y के फॉर्म में है तो y इज अ वेरिएबल, राइट। तो जो वेरिएबल होगा दैट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड रैशनल्स, राइट। सो वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन आइए देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स। अगर हमारे पास से कोई इक्वेशन है से x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में है इस इक्वेशन में, राइट ना। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 7 है, राइट ना। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी फॉर्म का है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल x है और x का जो है उसके अंदर ना तो रैशनल साइन है, ना तो रैशनल है, ना तो रेडिकल साइन है उसके अंदर, राइट। आइए देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल से। हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। अगेन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, राइट ना। a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? 5, c की वैल्यू कितनी है? -5, राइट ना। c की वैल्यू -5 और ये किस फॉर्म का है? इसी फॉर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर अगर हम कहें से वी हैव x² प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, तो अगेन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ रेडिकल साइन है, लेकिन रेडिकल साइन किसको है? b को है, दैट इज कोएफिशिएंट को है। हमने क्या कहा कि अगर वेरिएबल्स को रेडिकल साइन होता है या फिर रैशनल साइन होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट ना। यहाँ तो वेरिएबल को थोड़ी है ये रेडिकल साइन। रेडिकल साइन किसका है? अंडर रूट 3, राइट ना। 3 को अंडर रूट है, मतलब कि रेडिकल साइन 3 को है। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। या फिर हम कहें से वी हैव 3x² प्लस 7/5x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस फॉर्म का है? इसी फॉर्म का। ax², a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस ऑफ bx, b की वैल्यू कितनी है? 7/5। नाउ 7/5 इज अ रैशनल टर्म, लेकिन 7/5 जो है वो तो कांस्टेंट है ना। हमने क्या कहा था कि x जो वेरिएबल है उसमें रैशनल टर्म नहीं होना चाहिए। सो b की वैल्यू है 7/5 और जो c है वो कितना है? -5। सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है से x³ प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0, तो अगेन x जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, मतलब कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना। ये फॉर्म इस फॉर्म में तो है ही नहीं। ax², हमें हाईएस्ट पावर कितना का चाहिए वेरिएबल का? 2, राइट ना। यहाँ कितना है? 3। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ कोर्स इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। या फिर अगर हम कहें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है से x² प्लस ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल x है x के ऊपर
अंडर रूट है, एक्स इज हैविंग और रेडिकल साइन, एक्स को रेडिकल साइन है, एक्स तो वेरिएबल है इस पूरे एक्सप्रेशन का, राइट ना। तो एक्स को अगर रेडिकल साइन है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर अगर हम कहें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 8/x minus of 7 equals to 0. Now here a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -7, लेकिन हमने कहा था कि देयर शुड नॉट बी रैशनल टू द वेरिएबल। यहां जो वेरिएबल है वो रैशनल में है, 1/x है, राइट। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली अगर मैं x को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो x की पावर विल बी -1। सो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इतने टर्म्स हैं दे आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। सो दिस इज everything about a quadratic equation. Quadratic equation is nothing but a polynomial equation of this form. और उसको जो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन रहेगी कि जो a है, जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, राइट ना। और a b c शुड बिलोंग टू रियल नंबर एंड जो वेरिएबल होगा दैट वेरिएबल शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड रैशनल्स, राइट। और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हमारी छोटी क्लासेस में, मतलब कि क्लास 10 में बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, पिछली क्लासेस के मैथमेटिक्स को थोड़ा सा याद करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से फाइंड आउट करते थे, राइट ना। हम उनके रूट्स फाइंड आउट करते थे, राइट। सॉल्यूशन कितने मेथड से फाइंड आउट करते थे? We have 3 methods to solve a quadratic equation. The very first method जो हम यूज करते थे that was factorization method. फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारा ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 का टर्म है, इक्वल्स टू 0 जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म के हम फैक्टर्स गिराते थे। कैसे गिराते थे कि अगर मैं bx के फैक्टर्स गिराऊं से b1x एंड b2x, तो b1x प्लस ऑफ b2x शुड बी इक्वल टू bx। और दूसरा क्या होता था कि b1 इंटू b2 जो है वो इक्वल टू a इंटू c होना चाहिए, राइट। ये मेथड यूज करके हम फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो द वेरी फर्स्ट मेथड वी यूज इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम सेकंड मेथड यूज करते थे दैट वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म है उसे हम x प्लस ए के होल स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग के टर्म में लाने की कोशिश करते थे। और उसके बाद अगर पूरा एक्सप्रेशन इस टर्म में आ जा रहा हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन रहता था और हम उस x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, मतलब कि उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे, राइट। उसके बारे में हम उस प्रोसेस को अच्छे से एक बार और डिटेल में बात करेंगे, हम उसे रिवाइज कर लेंगे सच दैट आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में वो हाथों हाथ याद रहे, राइट। एंड द थर्ड मेथड हम क्या करते थे, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हम क्या करते थे, ए बी और सी के वैल्यूज हम ले लेते थे और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन, ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। और उसके बाद हम x1 एंड x2 फाइंड आउट करते थे। x की वैल्यू क्या होती थी, माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज करके हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे या फिर उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। सो दैट वाज फॉर्मूला मेथड। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, राइट। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम एक एक इन मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट मेथड इज योर फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, से ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता था कि जो मिडल टर्म है उसके फैक्टर्स गिराओ, राइट ना। मिडल टर्म्स बी एक्स है, मिडल टर्म अगर बी एक्स है, जो भी मिडल टर्म होगा उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालते हुए कुछ बातें याद रखेंगे कि अगर मिडल टर्म बी एक्स है तो बी एक्स को हम दो फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे सच दैट अगर दो फैक्टर b1x और b2x हैं तो उन दोनों का एडिशन सम bx होना चाहिए, है ना। अगर bx के हम दो फैक्टर्स गिराते हैं तो उन दोनों का एडिशन b1x और b2x का एडिशन bx ही होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि अगर हम फैक्टर्स गिराते हैं b1x और b2x तो दोनों के कोएफिशिएंट मतलब b1 इंटू b2 दैट इज b1 इंटू b2 की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए किसके, a इंटू सी के। a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, c इज द कांस्टेंट टर्म, तो a इंटू सी इक्वल्स टू b1 इंटू b2 होना चाहिए, राइट। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए हम इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते थे। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ एग्जांपल से हम एग्जांपल लेंगे, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल एज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, राइट ना। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टर्स गिराकर सॉल्व करना है, राइट। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस ऑफ 5x जो है वो हमारा मिडल टर्म है, राइट ना। जो माइनस ऑफ 5x है दैट इज अ मिडल टर्म। हमारी पहली कंडीशन कहती है कि मिडल टर्म के हम दो फैक्टर्स ऐसे गिराएंगे कि दोनों फैक्टर्स का एडिशन हमारा मिडल टर्म हो। तो क्या मैं माइनस ऑफ 5x को ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x, राइट ना। माइनस ऑफ 5x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x। तो हमें ये कितना देता है, माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस ऑफ 5x ही होता है, राइट ना। सो माइनस ऑफ 3x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 5x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x। लेकिन दूसरी केस जो दूसरी कंडीशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, b1 इंटू b2। यहाँ b1 कितना है -3, यहाँ b2 कितना है -2। मतलब कि माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 2 कितना होना चाहिए, -3 इंटू -2 मुझे a इंटू सी के इक्वल मिलना चाहिए। अब a कितना है 1, c कितना है -6, तो ये कितना होना चाहिए 1 इंटू -6 दैट इज माइनस ऑफ 6। लेकिन -3 इंटू -2 तो ये हमें पॉजिटिव 6 देगा, मतलब कि ये तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, राइट ना। मतलब कि ये फैक्टर्स हमारे जो हमने निकाले हैं वो गलत हैं, राइट ना। हम ये जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे ही चेक करते थे कि दोनों का एक तो एडिशन होना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू a इंटू सी होना चाहिए। तो अगर हम माइनस 5x के दो फैक्टर्स निकालते हैं, माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x, तो ये दोनों फैक्टर्स पहली केस तो सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन दूसरी केस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब कि हमारे फैक्टर्स कुछ और हो सकते हैं, राइट। अब कुछ और फैक्टर्स मतलब कि क्या मैं माइनस ऑफ 5x के ऐसे फैक्टर्स गिरा सकता हूं कि उनके एडिशन हमें कुछ और मिले, जैसे कि माइनस ऑफ 5x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ x, राइट ना। माइनस ऑफ 6x प्लस x कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस ऑफ 5x। तो ये जो हमारा फैक्टर है पहली केस तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट ना। दूसरी केस क्या है, माइनस ऑफ 6x और 1, यहां b1 कितना है माइनस ऑफ 6, b2 कितना है 1, तो माइनस ऑफ 6x इंटू 1
विल बी इक्वल टू -6 और a इंटू 6 कितना है, a इंटू c कितना है -6, तो हमें -6 इंटू 1 इक्वल्स टू -6 ही मिल रहा है, मतलब कि हमारा दूसरी केस भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि हमने जो फैक्टर्स अब गिराए हैं वो फैक्टर्स हमारे सही हैं, तो हमारे दोनों केस जो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो इस बात के ऊपर, इन दोनों कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब कि हमारे एक्चुअल फैक्टर्स कितने हैं -6x और +1, राइट। अब इन फैक्टर्स को अगर मैं यूज करूं फॉर फाइंडिंग द रूट्स, तो क्या मैं लिख सकता हूं x² -5x -6 इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटर्न एज, इसके अगर मैं फैक्टर्स गिराए x² -5x कैन बी रिटर्न एज -6x +x -6 इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो पहले दो टर्म है, क्या इनमें से x कॉमन ले सकता हूं? x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पहले टर्म का x -6, और जो बचे हुए दोनों टर्म हैं वहां +1 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अगेन x -6 बचेगा, राइट। अब दोनों टर्म में x -6 कॉमन है तो x -6 इंटू x +1 इक्वल्स टू 0। नाउ दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 देता है तो इसका मतलब x -6 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x +1 इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। इसका मतलब कि x की वैल्यू या तो 6 होगी या फिर x की वैल्यू -1 होगी। x की वैल्यू इक्वल्स टू 6 अगर इस एक्सप्रेशन में हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें इक्वल्स टू 0 मिलेगा। x की वैल्यू -1 अगर यहां सब्सटीट्यूट करें तो हमें इक्वल्स टू 0 मिलेगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 6 एंड x इक्वल्स टू -1, दैट इज x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6 एंड -1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट ना। ये जो हमारा 6 एंड -1 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स वो उसका रूट है, राइट। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। इसे अगर मैं कहूं कि हमारा एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा है, x² +5x -6 इक्वल्स टू 0, x² +5x -6 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम 5x के फैक्टर्स गिनाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि 5x कैन बी रिटर्न एज 3x +2x, राइट। और दूसरी केस दैट इज 3 × 2 शुड बी इक्वल टू -6, लेकिन 3 × 2 तो 6 हो रहा है, -6 हमें मिलता ही नहीं, मतलब पहली केस सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी केस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब 3x और 2x हमारे फैक्टर्स नहीं है। अब हम कुछ और फैक्टर्स लेकर के देखते हैं, से अगर हम लिखें 5x इज इक्वल टू 6x -x, है ना, 6x -x विल गिव मी 5x, तो पहली केस तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी केस की अगर बात कर लें तो 6 × -1, 6 × -1 इज इक्वल टू -6, और हमें a इंटू सी इक्वल्स टू -6 ही चाहिए था, मतलब कि दूसरी केस भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या हैं, 6x एंड -x, राइट। अब इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, राइट, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो राइट वाले ये हैं, x² +5x -6 इक्वल्स टू 0। 5x के फैक्टर्स 5x कैन बी रिटर्न एज x² +6x -x इक्वल्स टू 0। पहले दोनों टर्म्स में से x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x +6 -1, दूसरे दोनों टर्म में से कॉमन ले लें तो अगेन हमारे पास बचता है x +6 इक्वल्स टू 0। x +6 दो बार है तो x +6 फिर से कॉमन ले लें और दूसरी बार हमारे पास बचेगा x -1 इक्वल्स टू 0, तो x +6 इक्वल्स टू 0, या फिर x -1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू इक्वल्स टू -6 मिलेगी, या फिर x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिलेगी। x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -6 आर द रूट्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, -6 और 1, राइट ना। एक हमने सिर्फ जो साइन है वो चेंज की थी, तो हमारे रूट्स कैसे हो गए, पहले पॉजिटिव था माइनस हो गया, x की वैल्यू -1 थी, यहां पॉजिटिव हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -6 एंड 1
आर रूट्स। ओके, आइए इसी को हम थोड़ा और चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसा लिख दें कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या अब हमारे रूट्स निकालते आएंगे हमें? 5x, मिडल टर्म कितना है 5x, 5x कैन बी रिटर्न एज 3x प्लस ऑफ 2x, और दूसरी तरफ 3 इंटू टू शुड बी किसके इक्वल आना चाहिए? 6 के, और ये 3 इंटू टू 6, पॉजिटिव 6 ही आ रहा है, मतलब कि अब हमारे दोनों फैक्टर्स बरोबर हैं। तो अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x कैन बी रिटर्न एज 3x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, ये 6 वैसे का वैसे। नाउ पहले दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचता है x प्लस 3 प्लस ऑफ, दूसरे दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अगेन x प्लस 3 बचता है इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 कॉमन है, और दूसरी तरफ हमारे पास बचता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा, या फिर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 होगा, राइट। तो x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड माइनस 2 आर रूट्स, राइट। ओके, आइए इसके अंदर थोड़ा सा इसी सेम प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। तो अब माइनस 5x के अगर हम फैक्टर्स गिराएं तो माइनस 5x कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x, राइट। और माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके, शुड बी इक्वल टू 6, है ना। a इंटू 6 कितना है 6, हमें 6 चाहिए था और ये 6 ही मिल रहा है, मतलब कि हमारी दूसरी केस भी सेटिस्फाई हो रही है, पहली भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि माइनस 3 एंड माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट मी सॉल्व इट वेरी फास्टली। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, माइनस ऑफ 5x को अब हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस ऑफ 3 एंड x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशंस। हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड 2 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation, right? So this was the factorization method. सेम प्रॉब्लम को हमने सिर्फ साइन चेंज करके अलग अलग फैक्टर्स निकाले हैं, राइट। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां देखो मिडल टर्म नेगेटिव है, मिडल टर्म नेगेटिव है तो जो हमारे राइट वाले फैक्टर्स हैं दैट इज -6 और x, उसमें जो हायर फैक्टर है वो नेगेटिव है। मिडल टर्म पॉजिटिव है तो हमारा जो फैक्टर है उसके अंदर जो हायर टर्म, हायर वैल्यू है, हायर फैक्टर है, बड़ा वाला फैक्टर वो पॉजिटिव है। मिडल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर पॉजिटिव है, मिडल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव है, राइट। मतलब कि मिडल टर्म की साइन हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में बता रहा है, राइट ना। अगर मिडल टर्म नेगेटिव है तो हमारे जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में से जो बड़ा वाला फैक्टर है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर विल बी पॉजिटिव। तो अब हम यहां पर एक बात स्टेट करते हैं कि if the coefficient of middle term is positive, then the bigger फैक्टर इज पॉजिटिव। और दूसरी केस, अगर
if the coefficient of middle term is negative, then the bigger term is, या फिर bigger factor is नेगेटिव। जो मिडल टर्म है उसके कोएफिशिएंट की साइन डिसाइड करेगी कि फैक्टर्स का बिगर फैक्टर की साइन का होगा, राइट। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज पॉजिटिव देन द बिगर फैक्टर इज पॉजिटिव, द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज नेगेटिव देन द बिगर फैक्टर इज नेगेटिव। मिडल टर्म 5x था, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर पॉजिटिव, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव, राइट। सो मिडल टर्म के कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है बड़े फैक्टर की वैल्यू, राइट। ओके, सो दैट वाज फर्स्ट मेथड, और वो जो मेथड था दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द सेकेंड मेथड दैट इज सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हम क्या करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में? ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम कन्वर्ट करते थे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे? 2x प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी, है ना। x प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी या फिर बी स्क्वायर, कुछ तो भी कांस्टेंट के टर्म में वो आ जाता था, राइट। सो इस फॉर्म में लाने के बाद हम उसे सॉल्व करते थे। अब ये इस फॉर्म में एक्चुअली हम कन्वर्ट करते थे कुछ स्टेप्स फॉलो करके, तो हम उसका एक बार एल्गोरिदम देख लेंगे कि हम कौन से स्टेप्स फॉलो करते थे, राइट। तो द स्टेप नंबर 1 विल बी, जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे हम 1 करने की कोशिश करते थे। दैट इज कन्वर्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू यूनिटी, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हम अगर 1 करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली उसे हमें उसके कोएफिशिएंट मतलब ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, इस टर्म को अगर मैं ए से डिवाइड करूं तभी तो मुझे 1 मिलेगा, लेकिन मैं उसे अकेले ए से तो डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब कि मुझे हर एक टर्म को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो b बाई ए हो जाएगा, c द कांस्टेंट टर्म विल बी c बाई ए, और 0 बाय a विल गिव मी 0, राइट। सो तो पहला स्टेप जो होगा वो हम हमेशा जो हमारा दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और इन केस अगर वो पहले से 1 है तो हम उसे डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे, राइट। स्टेप नंबर 2 विल बी take the constant term to one side, राइट। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो हमने कहा कि पहली स्टेप जो होगी वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। अगर 1 बनाएंगे इसका मतलब ए से डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे तो ए तो निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ हमारे पास
1 बचेगा। यहाँ b बाई ए आ जाएगा और c बाई ए इक्वल्स टू 0 बाई ए 0 ही मिलेगा। मतलब कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ जा रहा है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे हम एक साइड में लेकर जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारा सिर्फ c बाई ए ही है, तो उसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस प्लस नहीं इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाई ए, राइट ना। जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक तरफ लेकर के गए हम, राइट। गो फॉर स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 विल बी इक्वल टू जो हमारा x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे हम, राइट, और उसका स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, राइट। सो ऐड स्क्वायर ऑफ, थर्ड स्टेप क्या होगी, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, राइट। नाउ क्या कहा हमने, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, b बाई ए, b बाई ए का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 b बाई ए, 1/2 b बाई ए का स्क्वायर करेंगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, है ना। 1/2 ऑफ x का कोएफिशिएंट b बाई ए और उसका स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है उसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ b बाई ए एक्स और इसका स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, प्लस ऑफ b अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाई ए प्लस ऑफ, यही टर्म हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। मतलब कि अगेन b बाई 2a का स्क्वायर, राइट। तो यहां जब लेफ्ट वाला साइड है वो लेफ्ट साइड एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट ना। अब ये जो लेफ्ट वाला टर्म है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट ना। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू राइट साइड का पार्ट। अब अगर राइट साइड के पार्ट को मैं ऐसे लिख दूं, प्लस वाला पॉजिटिव वाला जो टर्म है उसे पहले लिखूं, तो बी स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 4a स्क्वायर माइनस ऑफ c बाई ए, राइट। x प्लस बी बाई ए, इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो मुझे पूरा का पूरा यही टर्म मिलेगा, राइट। तो हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं, विल बी इक्वल्स टू दिस मच। और अब अगर अगले स्टेप में मैं अंडर रूट ले लूं तो हमारे पास एक ही x वेरिएबल रहता है और बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट्स हैं, राइट ना। मतलब कि इस x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टेप नंबर 4 होगा, दैट स्टेप नंबर 4 विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन अब इसके आगे हमें सिर्फ सॉल्व ही करना है। दैट इज स्टेप नंबर 5 विल बी सॉल्व फॉर x की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ x की वैल्यू हम या तो यहाँ पॉजिटिव, अब यहाँ एग्जांपल में हमने पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अगर ये मिडल टर्म नेगेटिव होता तो ये x माइनस ऑफ b बाई 2a का होल स्क्वायर, मतलब वो x नेगेटिव मिलता, राइट। नाउ सो ये हमारी स्टेप्स होंगी ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 करने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड लेके जाएंगे। द थर्ड स्टेप विल बी जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट, यहाँ जो हमें एक्स का कोएफिशिएंट मिलता है कब, जब हम 1 बना लेते हैं और राइट साइड में लेकर चले जाते हैं कांस्टेंट टर्म, उसके बाद एक्स का जो कोएफिशिएंट मिलता है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, राइट। और ऐड करने के बाद हमें एक तरफ, मतलब कि जिस तरफ वेरिएबल है वहां हमें कुछ ये फॉर्म मिलेगा। इट में भी x प्लस बी बाई ए या फिर कभी कभी माइनस भी मिलता है, डिपेंड्स ऑन द मिडल टर्म, राइट। आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से कुछ अच्छी तरह और फोकस होगा उसके ऊपर, थोड़ी बातें हम अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
एग्जाम्पल नंबर 1, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 5, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। ओके, हमारी पहली स्टेप क्या थी कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, तो वो पहली स्टेप हमें करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेप क्या थी, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम एक तरफ लेकर जाएंगे। नाउ यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, ये तो वेरिएबल का टर्म है, ये भी वेरिएबल का टर्म है, कांस्टेंट टर्म सिर्फ -5 है, उसे हम एक तरफ लेकर के जाएंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x और -5 को उस तरफ अगर हम लेके गए तो +5 हो जाएगा, राइट। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, मतलब कि 4 का हाफ मतलब कि 4/2 हो जाएगा, 4 × 1/2, राइट। मतलब कि कितना मिलता है, 2 1 जा 2 2 जा, राइट, 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब ये जो 2 का स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करेंगे, मतलब कि हमें टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x, मिडल टर्म के हाफ का स्क्वायर, कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर विल बी प्लस ऑफ 2 स्क्वायर ऐड किया लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर ऐड किया राइट साइड में, राइट। नाउ अब यहां ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये है ना, लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 कह सकते हैं, राइट ना। x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर हम एक्सपांड करें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2a इज x एंड b इज 2 प्लस ऑफ b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर इज 4। तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 4 ही, मतलब कि अगर हम उसे रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर या फिर -3 का स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज x प्लस 2 कैन बी रिटन एज, जो 3 है वो +3 का स्क्वायर हो सकता है या फिर -3 का स्क्वायर हो सकता है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू -3 होगा, दैट इज x इक्वल्स टू 3। इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 2, दैट इज x इक्वल्स टू 2 उस तरफ लेकर गए हैं हम, तो x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। या फिर अगर इसे सॉल्व करें तो x विल बी इक्वल टू -3 माइनस ऑफ 2, दैट इज x की वैल्यू हमें -5 मिलेगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व, कि हमें x के 2 वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है तो हमें 2 रूट्स मिलने ही मिलने थे, राइट। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Say we have a quadratic equation that is 3x square minus of 5x plus of 2 equals to 0। हमारा पहला टर्म क्या था, पहला ही स्टेप कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, इसका मतलब कि मुझे हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट ना, तभी तो यहाँ 1 मिलेगा। अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 एंड अगेन डिवाइड बाई 3, तो ये टर्म तो 1 मिल जाएगा, मतलब कि मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3x प्लस ऑफ 2/3 और राइट साइड का पार्ट तो हमें अगेन 0 ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या था, कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे एक तरफ लेकर के जाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3x विल बी इक्वल टू 2/3 को राइट साइड में अगर लेके गया तो दैट विल बी माइनस ऑफ 2/3। हमारा थर्ड स्टेप क्या था, कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे, दैट इज माइनस ऑफ 5/3 का हाफ विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, राइट, और उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, -5 अपॉन 3 2 6, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 36। अब 25/36 को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3x प्लस ऑफ 25/36
36 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/3 प्लस ऑफ 25/36, राइट। नाउ यहाँ ध्यान दो, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो इतना टर्म है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू x माइनस ऑफ 5/6 का होल स्क्वायर, राइट ना। इसे अगर मैं एक्सपांड करूँ तो मुझे यही टर्म मिलेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/6 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे तो हमें यही मिलता है, राइट। इक्वल टू राइट साइड में हमें एलसीएम, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 25/36 माइनस वाला टर्म यहाँ ले लूँ, माइनस ऑफ 2/36, राइट साइड का पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। दैट इज x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ओके 36 नहीं, यहाँ 3 है। एलसीएम अगर हम लेंगे तो इट विल बी 36 यहाँ 25 माइनस ऑफ 36 12 टू द 24 माइनस ऑफ 24 आ जाएगा यहाँ, राइट ना। दोनों को अगर इसको अगर 36 करना है तो ऑब्वियसली मुझे 12 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, और इसे अगर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 3 36, 36 हमें यही मिल जाएगा, तो बेस सेम हो जाएंगे। और इसे अगर 12 से अकेले तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सो 12 टू द 24, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस ऑफ 5/6 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 24 1/36। और अब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो इट विल बी इक्वल टू x माइनस ऑफ 5/6 इक्वल्स टू 1/6 प्लस और माइनस में, राइट ना। पॉजिटिव वैल्यू की भी स्क्वायर वही रहेगा और नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर वही रहेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू है वो x, एक एक टर्म लेंगे, x माइनस ऑफ 5/6 इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/6, या फिर x माइनस ऑफ 5/6 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/6। एक एक सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1/6, 1 माइनस 5/6 अगर राइट साइड में लेकर गया तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 5/6, सो x विल बी इक्वल टू 5 + 1 6/6, दैट इज x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1। या फिर दूसरी तरफ अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/6 और ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस 5/6, सो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 1 4/6, सो x विल बी इक्वल टू 2/3। तो जो हमारी दूसरी वैल्यू x का रूट आता है दैट इज इक्वल टू 2/3, राइट। सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स, राइट। किस मेथड से सॉल्व किया हमने? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। अगर उसके पूरे स्टेप्स हमारे ध्यान में हैं तो द मेथड इज वेरी इजी वन, राइट। वी विल स्टॉप हियर एंड गो विथ द formula method, that is b square minus of 4ac upon 2a in the coming video, right? Thank you.